आज की सारी बड़ी खबरों के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के साथ में बैठक करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जब हाथ से निकल चुका है गैस, पेट्रोल और तमाम तरीके की चीजों के दाम, तो उसके बाद अब विपक्ष के साथ में बैठक को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। दोस्तों इस पर बीजेपी के नेता गए भड़क और फिर प्रियंका गांधी की ओर से भी आया है जवाब। बताएंगे क्या बोला है प्रियंका गांधी ने और सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं जाएंगे राहुल गांधी। दोस्तों इसी के साथ में केरला में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। बताएंगे रिपोर्ट में किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, यूडीएफ गठबंधन या एलडीएफ किसकी बनेगी सरकार, और क्या बिहार में नीतीश कुमार के हटते ही चिराग पासवान का लग सकता है मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर नंबर। बताएंगे कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहे जंग से पहले इजराइल गए नरेंद्र मोदी को इस मामले पर माफी मांगना चाहिए, यानी इजराइल में जाकर फादरलैंड बताने पर माफी मांगना चाहिए, तभी राहुल गांधी बैठक में जाएं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम एशिया के अंदर जोरदार तरीके का बवाल चल रहा है। दोस्तों युद्ध चल रहा है और ऐसे में इस युद्ध के कारण भारत पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। असर ये पड़ रहा है दोस्तों कि एलपीजी के सिलेंडर के दाम तो बढ़ ही गए हैं, साथ ही साथ क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल और अलग अलग गैस की कीमत भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण से देश के अंदर कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और बीजेपी के लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे। राहुल गांधी बार बार चेतावनी दे रहे थे कि देश के अंदर हालात खराब हो सकते हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे थे दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आकर बीते दिन इस बात को माना है कि कोरोना के टाइम में जो हालात है उस तरीके के हालात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक तरीके से डराने की भी कोशिश की है दोस्तों, जिसे लेकर राहुल गांधी पहले से ही वार्निंग दे रहे थे। और अब बीते दिन अमेरिका से भारत की बातचीत होती है दोस्तों, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका फोन लगाते हैं और अमेरिका से चर्चा के बाद अगले दिन अचानक से यानी आज 25 तारीख को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई दोस्तों, यानी सारी पार्टियों की बैठक जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां हैं उन सबकी बैठक बुलाई जा रही है। सर्वदलीय बैठक में इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को बुलाया गया है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की ओर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी क्या सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे या नहीं मौजूद रहेंगे दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने खुद मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, अब वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल मजाक बन चुका है, यानी दुनिया हम पर हंस रही है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, यानी अमेरिका के आगे झुक चुके हैं। हमारी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज हो गई है, हमारी क्या पोजीशन है, लोगों को इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जो कहेगा नरेंद्र मोदी वही करेंगे। और राहुल गांधी का इशारा इस बात की ओर था कि अमेरिका के साथ में भारत ने जो डील किया है वो भारत को भारी नुकसान पहुंचाने वाला डील है, और बार बार राहुल गांधी बोल रहे थे कि अमेरिका के आगे नहीं झुकना है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुक गए दोस्तों, और जो डील अमेरिका के साथ में नरेंद्र मोदी करके आए हैं वो एक तरफा भारत के खिलाफ डील है, और इसीलिए राहुल गांधी नाराज है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि वो सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की बात एकदम सही है, अगर अमेरिका के साथ में जब नरेंद्र मोदी ने डील किया था तो राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को बुलाकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक बार पूछ लिया होता कि हम ये डील करने जा रहे हैं, क्या ये डील सही है, तो इस पर विपक्ष की राय जान ली गई होती। लेकिन अब जब पूरी तरीके से भाजपा फंस चुकी है दोस्तों और विदेश नीति बीजेपी की काम नहीं आ रही, देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडर, एलपीजी और तमाम तरीके की असुविधाएं देश में बढ़ती चली जा रही है, और कोरोना जैसे हालात भी बन सकते हैं। इस तरीके की नरेंद्र मोदी की वार्निंग है, तो उसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सरकार अकेले फैसला नहीं ले रही, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेकर फैसला लिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि उनके ऊपर कोई ठिगड़ा ना फोड़ा जाए। और युद्ध से पहले कुछ दिनों पहले इजराइल में जाकर इजराइल को फादरलैंड बताने वाली बातों को लेकर कहीं ना कहीं भारत को अब नुकसान हो रहा है दोस्तों, और ईरान के साथ भी भारत के संबंध खराब हुए। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही फैसला ले रहे तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें आखिरकार केरला में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई देने लगी है। अपडेट यह है कि देश के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी में से एक एजेंसी सीएनएन ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। सीएनएन वालों ने बताया है कि उन्होंने केरल की आम जनता से सवाल पूछा तो उनको जो सर्वे में नतीजे मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छे नतीजे हैं। दरअसल दोस्तों आंकड़ा देते हुए बताया गया है कि केरल की सरकार से केवल 39% लोग खुश हैं, 11% लोग एवरेज बता रहे हैं, और 43% लोग बोल रहे हैं क्या बदलने का टाइम आ चुका है, लेफ्ट को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है दोस्तों, दूसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का, तीसरा करप्शन का मुद्दा है, और एल्कोहलिज्म
और ड्रग्स एब्यूज भी एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, यानी शराब के कई मामले लगातार केरला के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, नशा काफी बढ़ता जा रहा है और एलडीएफ गठबंधन को 64 से 70 सीटें, जबकि यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस के गठबंधन को 68 से 74 सीटें और एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के लोगों को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। ऐसे में अगर आप आंकड़े को देखें तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि आंकड़ों में केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तों। शुरुआती रुझान में अगर कांग्रेस पार्टी 70 से ऊपर की सीट हासिल कर रही है तो इसका मतलब जब तक चुनाव खत्म होगा दोस्तों तब तक पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरफा स्वीप करेगी और राहुल गांधी आज फिर से केरल में मौजूद रहेंगे। तो उनका पूरा उद्देश्य यह है कि केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाई जाए और राहुल गांधी की एक पॉजिटिव छवि है केरल के अंदर। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में मुख्यमंत्री तो बदलेगा लेकिन नहीं बनेंगे क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, क्या चिराग पासवान दे सकते हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। जो अपडेट है दोस्तों वो ये की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द ही बिहार के विधान परिषद के सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में जो चर्चाएं हैं वो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता की चाबी छीनी है तब से नीतीश कुमार को लेकर लगातार उस पद को लेकर संशय बरकरार है और कांग्रेस के नेता ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा ये एनडीए की बैठक में नहीं बल्कि दिल्ली में चले हुए फरमान के आधार पर तय होगा, यानी दिल्ली से तय किया जाएगा। चिराग पासवान की कोई सुनने वाला नहीं है। स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि एनडीए की कितनी भी बैठकबाजी हो जाए दिल्ली से लिफाफा आएगा, उसके आधार पर तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग पासवान कितनी भी आवाज उठा ले कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, यानी चिराग पासवान सोच रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मौका है उनके पास दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता यह तय करेंगे कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को तेजी से फैलाया जा रहा है ताकि आम जनता के बीच मैसेज क्लियर जाए कि भाजपा के लोग गुजरात से बिहार को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएं कि आपको लगता है कि दूर सपने में भी चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि चिराग का जो अंतिम उद्देश्य था वो मुख्यमंत्री पोस्ट हासिल करना था और इसके लिए वो बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहे। कई बार सांसद की सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सरकारी संस्थानों को पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है। दावा करते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर पर बीजेपी की मुहर ने यह बात पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले पड़े हैं। ममता बनर्जी बंगाल के बागडोगरा जाने से पहले एयरपोर्ट पर यह बातें कर रही थी दोस्तों। और उत्तर 24 परगना जिले के अंदर एक घर से पुलिस ने बड़ी संख्या में देशी बम बरामद किए हैं और पुलिस ने यह बताया है कि हरोआ पुलिस थाना क्षेत्र में एक घर से तकरीबन 22 देशी बम बरामद किए गए हैं दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र के अंदर ममता बनर्जी लगातार रैलियां रोड शो कर रही है, क्योंकि उत्तर बंगाल में इस बार ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विस्तार चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर बंगाल में पिछली बार सीट मिला था, इसलिए बीजेपी बंगाल में थोड़ी बहुत लड़ाई में थी। लेकिन इस बार अगर उत्तर बंगाल से बीजेपी को साफ कर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी वापसी के बारे में तो सोच भी नहीं पाएगी। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। सरकार ने वोटिंग डे के मौके पर 9 अप्रैल को छुट्टी घोषित कर दी है दोस्तों। तमिलनाडु के प्री पोल सर्वे में भी स्टालिन की सरकार बन रही है, तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी ने अपना दबदबा दिखाया है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार दोबारा से जेडीयू के अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। यह प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया है कि नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के पास केवल नीतीश कुमार जी का नामांकन आया है, इसलिए निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत प्रसाद हेगड़े ने पूर्व सांसद राज्यसभा ने 2:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार को निर्वाचित कर दिया है। उनको जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बना दिया गया है दोस्तों, यानी जनता दल यूनाइटेड के एक बार फिर से अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार काम करेंगे। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इससे पहले पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा का सांसद संजय कुमार को यह जिम्मेदारी दी थी दोस्तों। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन भी इस जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ऐसे में एक बात यह है कि नीतीश कुमार पार्टी पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अभी भी नीतीश कुमार के कंट्रोल में रहेगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक ऐसा दावा कर देते हैं जिस पर खुद ही फंस गए उल्टा दोस्तों योगी आदित्यनाथ। दरअसल अपडेट ये सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ अचानक से दावा करते हैं कि
उनकी सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कहते हैं कि नया उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की शक्ति को अपना रहा है और पुच एआई नाम का एक एआई है, एक कंपनी है जिसके साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है और ज्ञापन पर साइन किया है। बड़े पैमाने पर इसे डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, एआई के कई सारे यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, कॉमन्स बनाए जाएंगे स्टेट के अंदर और राज्य का विकास होगा। ऐसे में दोस्तों एआई की कंपनी पुच एआई, जिसके बारे में लोगों ने इंफॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो पता चला कि ये तो एक साल पहले भी नहीं 6-7-8 महीने पहले बनाई गई ये कंपनी है, जिसका एक साल का जो रेवेन्यू है यानी जो कमाई है दोस्तों वो टोटल ही 50 लाख के आसपास है दोस्तों। यानी एक कंपनी जो एक साल में 50 लाख रुपए कमा रही है, केवल 50 लाख रुपए कमा रही है और उस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में 12,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है, यानी 12,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। ये कंपनी बोल रही है दोस्तों जो 50 लाख रुपए साल का कमा रही है। सोचिए कि ये कंपनी कितना फेक रही है। और दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उन लोगों ने इन बातों को कैसे मान लिया दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट भी कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने पूरा फैक्ट चेक करते हुए योगी आदित्यनाथ को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। दोस्तों लोगों ने कहा कि पुच एआई एक साल पुराना स्टार्टअप है जिसका सालाना आय 50 लाख रुपए से भी कम है। उसके पास बड़े समझौते को लागू करने की कोई वास्तविक क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। संस्थापक वायरल विवाद पर ही जीते हैं। इससे पहले परप्लेक्सिटी 20 अरब डॉलर की उसका अधिग्रहण करने का ये दावा कर रहे थे, तब भी विवाद हुआ था। इसके बाद लोगों ने कहा कि ये कंपनी कैसे इतने 1,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हवाबाजी चल रही है और जनता को मूर्ख बनाने के लिए पोस्ट किया गया था। योगी आदित्यनाथ के पोस्ट पर लोगों ने नाराजगी जताई दोस्तों। इसके बाद योगी आदित्यनाथ इसका खंडन नहीं करते, दूसरी बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन विस्तृत जांच पड़ताल और परियोजना मूल्यांकन से पहले उठाया गया एक प्रारंभिक कदम है। पुच एआई के साथ हस्ताक्षरित यानी जो साइन किया गया है समझौता ज्ञापन भी इसी प्रकार का एआई क्षेत्र के संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रक्रिया की शुरुआत है। समझौता ज्ञापन राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति, अनुमोदन और लाइसेंस सहित आगे की प्रगति संभावित निवेशकों के प्रस्ताव के विस्तृत मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। यानी अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। उपरोक्त शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी संभावित निवेशक का समझौता ज्ञापन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी, जिम्मेदार और भविष्योन्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर पता है कि इस कंपनी के पास दूर दूर तक इतना इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर इसके साथ डील करने और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या जरूरत है। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जांच पड़ताल के बाद ही इस पूरे मामले पर कहा जा सकता है कि फाइनल डिसीजन लिया गया है। ये तो अभी शुरुआती ज्ञापन है। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब इसका बचाव कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर फिर से फटकार लगाते हुए कह दिया कि ये साफ तौर पर आम जनता के साथ में धोखा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट तब जिसमें चुनाव आयोग ने केरल पुलिस से ट्विटर पर नोटिस भिजवाया है दोस्तों। यानी कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया था कि भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगा हुआ एक चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का पन्ना है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह त्रुटि थी, यानी गलती से छप गया। इस मामले पर सुप्रिया शिंदे ने कहा कि अब लोगों को ही डराया जा रहा है, यानी जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और उल्टा ये लोग आम जनता को डरा रहे हैं। ये उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने चुनाव आयोग का वो पत्र शेयर किया जिसमें बीजेपी का सील लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रायश्चित करने की जरूरत है। उन लोगों पर कदम नहीं उठाना चाहिए। उन लोगों को परेशान करने की जगह खुद अपने आप में सुधार करे चुनाव आयोग। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी पहले भाजपा की मोहर वाला नोटिफिकेशन चुनाव आयोग का सामने आता है, पेपर सामने आता है, उस पेपर को गलती बताकर चुनाव आयोग को इस मामले पर आगे सुधार करना चाहिए था। कड़े फैसले क्या लिए गए ये बताना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने वो तस्वीर शेयर की दोस्तों, उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई करने की बात चल रही है। साथ साथ मुजफ्फरपुर के अंदर एलपीजी गैस की किल्लत और कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। सरैयागंज टावर के पास में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिहार में कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम के तहत विरोध जता रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है, ये भारत के लिए एक बड़ा आघात है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की विदेश नीति को फिर से निशानों पर लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के महासचिव कहते हैं कि खबरों का हवाला देते हुए कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की ये खबर में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में बातचीत से जुड़े मध्यस्थता में पाकिस्तान शामिल है। यानी पाकिस्तान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बातचीत करवा रहा है। यदि ये खबर सच है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा आघात है। इसके लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है, यानी अपने आप को जो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बताते हैं वो जवाब दे कि आखिर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के संघर्ष को लेकर। तो ऐसे में ये भूमिका भारत की होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस भूमिका को निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय में ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी निसंदेह सैन्य सफलता के बावजूद दुखद वास्तविकता यह है कि इसके बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक भागीदारी और विमर्श प्रबंधन मोदी सरकार की तुलना में काफी बेहतर रहा है। पाकिस्तान को नया जीवनदान मिल गया और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और वैश्विक स्तर पर उसे खतरनाक स्थिति मिल गई है। कुल मिलाकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, यानी मध्यस्थता कर रहा है। ये बात सुनकर ही अजीब सा लगता है, क्योंकि भाजपा सरकार के लोग अलग तरीके के दावा करते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मध्यस्थता भारत को करनी चाहिए थी और दोनों देशों से अच्छे संबंध है भारत के, अमेरिका और ईरान से, तो ये काम पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल अलग अलग न्यूज चैनलों पर ये रिपोर्ट छपी है, तो बुरी तरीके से सवाल उठेंगे। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बनारस में जब देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई तो कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोस्तों अखिलेश यादव पर अतीक अहमद की कब्र पर फतिया पढ़ने का झूठा आरोप लगा रही हैं पूजा पाल, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती पूजा पाल का दावा है कि अतीक अहमद की कब्र पर फातिया पढ़ने का झूठा आरोप लगाया गया है अखिलेश यादव के ऊपर। दोस्तों यानी पूरी तरीके से पूजा पाल जिस तरीके का बयान दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इनको भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से आई है और समाजवादी पार्टी को इस मामले पर बार बार टारगेट करती जा रही है। दोस्तों ऐसे में पूजा पाल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद इस तरीके का जो बयान इनका है, इसे पता चल रहा है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया है। कभी बसपा के टिकट पर भी ये चुनाव लड़ी थी दोस्तों और जीती थी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड वाली बातें करते हैं और पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। आसिम मुनीर जैसे पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहे हैं। सुप्रिया शिनेट ने आगे कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वांस वार्ता के लिए आ रहे हैं और ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी। सुप्रिया शिनेट कहती है कि ये हो क्या रहा है, आतंकियों को पैदा करके शरण देने वाले पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है। भारत वहां से नदारत है। हिंदुस्तान दुनिया में इतने अहम मुद्दों पर कभी भी इतना दूर नहीं रहा, कभी भी इतना अलग थलग नहीं रहा जैसा कि अब हो रहा है। मोदी के फर्जी मेडल का चस्का और विदेश नीति के नाम पर ही खिखी और जबरन गले मिलने फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पापा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में, यानी दोस्तों इजराइल गए थे नरेंद्र मोदी, उस पर निशाना साधते हुए सुप्रिया शिनेट की ओर से ये बातें कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है दोस्तों और तमाम बड़े इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में ये बातें आ रही है। साथ ही साथ 30 नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के मामले और शराब पार्टी में खुला राज, पार्षद का बेटा गिरफ्तार हो गया। इस पर अरविंद केजरीवाल बोले कि बीजेपी में किस प्रकार के राक्षस पल रहे हैं। गोवा में भाजपा पार्षद के बेटे द्वारा 3 वर्ष से 30 नाबालिगों का यौन शोषण, उन्हें फिल्माने और ब्लैकमेल करने का अत्यंत घृणित मामला सामने आया है। भाजपा ने लोगों को, गाँव के लोगों का जीवन नर्क बनाकर रख दिया है। हर कोई डर के साये में जी रहा है। ऐसे दानवों को संरक्षण मिलना समाज के लिए घातक है। दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और पीड़िताओं को न्याय मिलना चाहिए। दोबारा कोई राक्षस इस तरीके से इस मामले पर इस तरीके का कोई विचार ना करे, इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर घृणित मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता का पूरा कांड है दोस्तों, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। गोवा के भाजपा पार्षद के बेटे से जुड़े इस कांड पर साथ साथ गुजरात के विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पेश किया गया। दोस्तों इस विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता, बचे, पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात के अंदर ऐतिहासिक फैसले के नाम पर बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने समान नागरिक संहिता पेश किया और राज्य के अंदर ये पास भी हो गया है। सभी को समान नियम के अंतर्गत लेकर आया जाएगा दोस्तों, यानी विवाह पंजीकरण न कराने पर 10 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात चल रही है। और यूसी के मसौदे में व्यक्तिगत कानूनों को अधिक पारदर्शी और एक रूप बनाने का दावा चल रहा है। नई प्रणाली के तहत राज्य के प्रत्येक विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हालांकि पंजीकरण न कराने पर विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन पंजीकरण न कराने वालों को 10 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यूसीसी के लागू होने से पहले विवाह के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया पर निर्धारित की जाएगी दोस्तों, प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ऐसे में यूसीसी जो आया है उसमें कई तरीके के प्रावधान है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार प्राप्त है, जबकि गुजरात में वसीयत न कराने की स्थिति में संपत्ति पर माता पिता, पति पत्नी और बच्चों का समान रूप से अधिकार होगा। वहीं पर उत्तराखंड के अंदर पंजीकरण अनिवार्य है। उत्तराखंड में रहने वाले, लिव इन रिलेशन में रहने वाले दंपति को पंजीकरण कराना होगा। गुजरात के अंदर लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यानी दोनों जगह अनिवार्य किया गया है दोस्तों। ऐसे में यूसीसी को लेकर जिस तरीके के प्रावधान है उसे लेकर अब अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। अब डिटेल में जानकारी आ रही है कि ये प्रावधान किस तरीके के हैं और चर्चा के बाद खुलकर सारी बातें सबके सामने आएगी दोस्तों। एआईएमआईएम ने इसका विरोध किया और देखते आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की रूपरेखा देखने को मिलती है। साथ साथ
दिल्ली बजट पेश होने से पहले विधानसभा के स्पीकर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में अमित शाह और मोदी का नाम भी जोड़ा गया है। ये अपडेट है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि विस्फोटक खोजी दल ने विधानसभा के परिसर की पूरी तरीके से जांच की, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी से मचे हड़कंप। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गए। विधान परिसर में खोजी कुत्ते की टीम लगा दी गई और विस्फोटक निरोधक दस्ते को तैनात कर दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के अनुसार ये धमकी 7:28 पर सुबह आती है। आधिकारिक ईमेल पते पर यह धमकी दी जाती है। यानी दिल्ली में तो बैक टू बैक कई सारी धमकियां लगातार सामने आती रहती है दोस्तों। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेत्री ने कुछ ऐसा किया कि अब सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ चुका है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद से चुनाव लड़ रही उम्मीदवार माधवी लता एक कैमरा मैन के साथ में, यानी कैमरे से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के साथ में दिल्ली एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में जाती है, जहां जाकर दुर्गा स्तुति करती है दोस्तों और जोर से बोलती है, जिस कारण से वहां पर मौजूद मुस्लिम महिला जो नमाज पढ़ रही थी उनके नमाज में भी विघ्न देखने को मिलता है। यानी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जाती है। मन में भी पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी वो जोर से पढ़ रही थी। इस पूरे मामले पर लोगों ने कहा कि ये देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आपका जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए।